बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनमें कोल क्लासिफिकेशन था, हीटिंग वैल्यू क्या होती है, किस तरह डिटरमाइन की जाती है, एनालिसिस ऑफ कोल, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस हमने स्टडी किया हुआ है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर भी स्टडी कर लिया था। ये सारे हमने स्टडी कर लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोल। कोल को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंबस्चन। कंबस्चन से पहले हमें क्या उसकी प्री ट्रीटमेंट क्या चाहिए हमें, ताकि वो इजीली कंबस्ट हो सके और मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोल प्रियर टू फीडिंग इनटू द बॉयलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर अचीविंग गुड कंबस्चन। गुड कंबस्चन के लिए हमें चाहिए कि हम उसको पहले से कोल को प्रिपेयर करें फीडिंग के लिए। लार्ज एंड इर्रेगुलर लम्प्स ऑफ कोल मे काज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अगर कोल जो है उसके जो हमारे पास मिकदार है उसमें कोई पार्टिकल्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इर्रेगुलर लम्प्स हैं, तो उसकी वजह से हमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ये है कि उसमें कंबस्चन की कंडीशंस जो है वो पुअर हो जाती है। कंबस्चन सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। एंड इनएडिक्वेट फर्नेस टेम्परेचर। फर्नेस जो है उसका टेम्परेचर कहीं पे बढ़ जाता है और कहीं पे कम हो जाता है। कोई सेम टेम्परेचर ओवरऑल फर्नेस पे नहीं रहता, जिसकी वजह से कंबस्चन भी इफ़ेक्ट होती है। हायर एक्सेस एयर रिजल्टिंग इन हायर स्टैक लॉस। जाहिर सी बात है, अब इरेगुलर लम्प्स हैं, कोई ज़्यादा कंबस्ट हो रहा है, कहीं पे हीट कम है, कोई ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। ठीक है, कहीं पे ऑक्सीजन की जो है ना कमी हो गई है, तो इस वजह से हमें एक्सेस एयर ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर कंप्लीट कंबस्चन हो सके। तो एक्सेस एयर ज़्यादा देने के लिए जाहिर सी बात है हमारे जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी। इंक्रीज़ ऑफ अनबर्नड ऐश। ऐश जो है उसमें अनबर्नड की तादाद, जो बग़ैर जली हुई चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ जाती है। लो थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी जो है वो भी कम हो जाती है, लोअर हो जाती है। साइजिंग ऑफ कोल। कोल को प्रॉपर साइज़ में ले आके फिर हमने कंबस्चन करनी है। ठीक है। प्रॉपर कोल साइजिंग इज़ वन ऑफ द की मेजर्स टू इंश्योर एफिशिएंट कंबस्चन। एफिशिएंट कंबस्चन के लिए जो मेन की मेजर है वो है साइज़ ऑफ कोल। देखना पड़ता है कि जो कोल का साइज़ है वो पहले भी आपको बताया कि लम्प्स की तरह ना हो, ये ना हो इरेगुलर लम्प्स हों कि किसी कोल का साइज़ बड़ा हो गया, किसी कोल का साइज़ छोटा हो गया, सेम साइज़ के होने चाहिए। प्रॉपर कोल साइजिंग विद स्पेसिफिक रेलिवेंस टू द टाइप ऑफ फायरिंग सिस्टम हेल्प्स टुवर्ड्स इवन बर्निंग। ठीक है। रिड्यूस्ड ऐश लॉसेस। इवन बर्निंग मतलब सेम बर्निंग, हर जगह पे टेम्परेचर सेम हो, सेम तरह की बर्निंग हो रही हो। रिड्यूस्ड ऐश लॉसेस। ऐश के जो लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं। एंड बेटर कंबस्चन एफिशिएंसी। कोल इज़ रिड्यूस्ड इन द साइज बाय क्रशिंग एंड पल्वराइजिंग। कोल को क्रशिंग और पल्वराइजिंग के ज़रिए से हम क्या करते हैं, साइज़ को रिड्यूस करते हैं। पल्वराइजिंग भी कहते हैं कि बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश करना, चेंज करना, सेम ही मीनिंग है। प्री क्रश्ड कोल कैन बी इकोनॉमिकल फॉर स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है। क्रश्ड कोल जो है वो स्मॉलर यूनिट्स के लिए फ़ायदेमंद है, इकोनॉमिकल है, स्पेशली दोज विच आर स्टॉक फायर्ड। ठीक है। इन द कोल हैंडलिंग सिस्टम क्रशिंग इज़ लिमिटेड टू ए टॉप साइज ऑफ 6 और 4 मिलीमीटर। अब जो क्रशिंग साइज़ रखी जाती है वो है 6 से 4 मिलीमीटर तक कोल के पार्टिकल्स का साइज़ होना चाहिए। डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर क्रशिंग आर रोटरी ब्रेकर, रोलर क्रशर एंड हैमर मिल। ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं कि जिनसे कोयला क्रश करके फिर आगे फीड में दिया जाता है बॉयलर की। इट इज़ नेसेसरी टू स्क्रीन द कोल बिफोर क्रशिंग। स्क्रीन छानना, जाली की नुमा, ठीक है, ताकि सब पता चल जाए अगर किसी कोल का साइज़ बड़ा है तो वो उस सीव के ऊपर रह जाता है, बाकी जो है वो पास आउट हो जाता है।
so that only oversized coal is fed to the crusher. This helps to reduce power consumption in the crusher. ठीक है, पावर कंजम्पशन कम हो जाती है. Recommended practicals in coal crushing are incorporation of a screen to separate fines and small particle to avoid extra fine generation in crushing. वो कहते हैं कि जो कोल है उसके साइज़ जब क्रश होते हैं तो वो एक्स्ट्रा फाइन क्रशिंग में या एक्स्ट्रा फाइन का बिल्कुल बारीक, एक्स्ट्रा फाइन का मतलब है बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स में नहीं जा पाते, क्योंकि दूसरे जो पार्टिकल्स हैं स्मॉल और फाइन पार्टिकल्स वो जो है ना उनको उसमें एक्स्ट्रा फाइन में जाने से रोक देते हैं. Incorporation of a magnetic separator to separate iron particles in coal which may damage the crusher. अब जो मैग्नेटिक सेपरेटर है, ठीक है, वो सेपरेट करता है. जो मैग्नेटिक सेपरेटर में मैग्नेट लगा होता है जो आयरन और लोहे और जो मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं जो मेटल्स, उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब जब वो सेपरेट करता है तो वो क्रशर को भी डैमेज कर सकता है. ठीक है, ये कुछ हमारे पास जो है ना साइज़ ऑफ कोल हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट काम्स के लिए. ठीक है, टाइप्स ऑफ फायरिंग सिस्टम, हैंड फायरिंग, नेचुरल ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट. ठीक है, हैंड फायरिंग में दो चीज़ें आ जाती है, एक नेचुरल ड्राफ्ट और एक फोर्स ड्राफ्ट. दोनों के लिए जो कोल का साइज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए 25 to 75 एंड 25 to 40 केस ऑफ फोर्स्ड ड्राफ्ट. स्टॉकर फायरिंग, चेन ग्रेट, नेचुरल ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट. स्प्रेडर स्ट्रोक, इसमें नेचुरल ड्राफ्ट में 25 to 40, फोर्स्ड में 15 to 25, स्प्रेडर स्टॉकर में 15 to 25. पुलवराइज्ड फायर फ्यूल फायर्ड 75% बिलो 75 माइक्रोन. इतने साइज़ का ये अगर कोला होगा तो इसके लिए बेस्ट है. मतलब हर प्रॉपर साइज़ है हर काम के लिए. ठीक है, डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट साइजेज हैं. नेक्स्ट है जी कंडीशनिंग ऑफ कोल. द फाइन्स इन द कोल प्रेजेंट प्रॉब्लम इन कंबस्शन ऑन अकाउंट ऑफ सेग्रीगेशन इफेक्ट्स. वो कहते हैं कि फ़ाइन पार्टिकल्स जो हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं सेपरेशन को, जो फ़ाइन पार्टिकल्स हैं वो जो है ना प्रॉब्लम पैदा करते हैं कि जो हमारी सेपरेशन है उसमें, क्योंकि आपको पता है कि सीव के ज़रिए जब हम सेपरेट करते हैं तो लार्ज पार्टिकल्स तो सीव के ऊपर रह जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल या फाइनर पार्टिकल्स होते हैं वो भी पास आउट हो जाते हैं. सेग्रीगेशन ऑफ फाइन्स फ्रॉम लार्जर कोल पीसेस कैन बी रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय कंडीशनिंग द कोल बाय विद वाटर. अब उसका क्या हमने रिज़ल्ट निकाला है, किस तरह से हमने उसको सेपरेट करना है, वो ये है कि वाटर के ज़रिए से उसको सेग्रीगेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. वाटर हेल्प्स फाइन पार्टिकल टू स्टिक टू द बिगर लम्प्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द मॉइस्चर. अब जो पानी है उसके अंदर जब दोनों बड़े और छोटे लम्प्स जो साइज़ के कोल जाते हैं तो होता क्या है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से लार्जर पार्टिकल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, thus stopping fine particles from falling through grate bars or being carried away by the furnace draft. अब फर्नेस के अंदर जो हम एयर इंट्रोड्यूस करते हैं उसके साथ अगर हम इनको स्टिक नहीं करते कोयले के लार्ज पार्टिकल के साथ, तो वो क्या करते हैं कि वो उसके साथ ही एयर के साथ ही वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, एयर के साथ ही वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. वाइल टेम्परिंग द कोल, care should be taken to ensure that moisture addition is uniform and preferably done in a moving or falling stream of coal. जो टेम्परेचर है या जो वाटर है, मॉइस्चर है, वो ओवरऑल जो है ना कोयले में यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, कोई ज़्यादा वेट और कोई ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए. हर जगह पे ओवरऑल जो मॉइस्चर है वो सेम होना चाहिए. इफ़ द परसेंटेज ऑफ फाइन इन द कोल इज़ वेरी हाई, वेटिंग ऑफ कोल कैन डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ अनबर्नड कार्बन एंड द एक्सेस एयर लेवल रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड फॉर कंबस्टन. वही बात है कि अगर हम इनको
बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका अगर जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, उस ज़्यादा तादाद में है, तो हम कोयले को पानी के ज़रिए जब वेट करते हैं तो अनबर्नड कार्बन जो है उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। हमें जो एयर है, एक्सेस एयर, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, 10 to 15% अगर फाइन हो तो सरफेस मॉइस्चर 4 to 5% होगा। ये उसने टेबल दी हुई है कि जो हमारा फाइन्स हैं वो उनके बढ़ने से किस तरह से हमारा मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ता है। तो मॉइस्चर जब बढ़ रहा है, ज़ाहिर सी बात है हमें जो एक्सेस एयर है या एनर्जी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।